हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज हम सब बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर जो 1 है उसे भी अपलोड कर दिया गया है। जो अब तक उसे नहीं देखे हैं वो उसे देख सकते हैं। और इन सभी प्रैक्टिस सेट का अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी प्रकार का जो पीडीएफ है उसी टेलीग्राम पे दिया जाएगा। तो आइए आज हम सब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो हो जाएगा कहाँ से मिला, आप सभी बताते जाइए। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो मोहनजोदड़ो है यहीं से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। और ये हड़प्पा जो है, कभी कभी पूछा जाता है हड़प्पा जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। और आगे लोथल जो है ये कहेगा तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा भोगवा जो नदी के किनारे बसा हुआ है लोथल। उसका कालीबंगा जो है ये राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने की थी। तो इंडिका नामक जो ग्रंथ की रचना किया गया है तो ये हो जाए किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज के द्वारा इसकी रचना की गई है। आगे है कि भरत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो दशराज जो युद्ध है ये किस नदी के तट पे हुआ था, तो ये हो जाएगा पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। इसी पुरुषनी को रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो दशराज जो युद्ध है ये ऋग्वेद के जो 7वें मंडल है इसमें इसके बारे में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हो जाएगा लुम्बिनी जो है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो वर्तमान में कहाँ है, तो ये लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल हो जाएगा। और याद रखिएगा जो कुशीनगर है यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत का आरंभ जो है माना जाता है। तो विक्रम संवत का जो आरंभ माना जाता है तो कब माना जाता है, तो ये हो जाएगा 57 ईसा पूर्व जो है विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। और याद रखिएगा शक संवत के बारे में बात करेगा तो ये हो जाएगा शक संवत जो हो जाएगा ये 78 ईसा पूर्व में 78 ईस्वी में यानी शक संवत जो है स्टार्ट हुआ था। और 57 ईसा पूर्व हो जाएगा विक्रम संवत। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की शासकीय जो है यानी राजकीय भाषा क्या थी। तो शासकीय या राजकीय भाषा जो है गुप्त शासकों का हो जाएगा संस्कृत जो है यहाँ की राजकीय भाषा थी। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर, इसी शिव मंदिर को जो है कैलाशनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यानी एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था। तो किस शासक ने करवाया था, तो ये हो जाएगा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा। और दंती दुर्ग जो है ये राष्ट्रकूट जो है यानी वंश के संस्थापक हो जाएगा दंती दुर्ग। और कृष्ण प्रथम के बारे में याद रखिएगा, इसी ने जो है कैलाशनाथ जो मंदिर है एलोरा का, जिसको शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर जो है कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था तो ये हो जाएगा 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया गया था। और याद रखिएगा महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार जो आक्रमण किया था तो ये 1000 ईस्वी में किया था। कब किया गया था, 1000 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था। और इसके द्वारा जो सबसे चर्चित आक्रमण है ये 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पे जो आक्रमण किया था वो सबसे जो है चर्चित आक्रमण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो हो जाएगा इल्तुतमिश को माना जाता है। और याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाता है तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक जो है शासन किया था। तो सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले वंश हो जाएगा ये हो जाएगा खिलजी वंश हो जाएगा। और इसको भी याद रखिए कि सबसे लंबे समय तक कहेगा दिल्ली सल्तनत में किसने शासन किया, तो हो जाएगा तुगलक वंश हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबे समय तक किया था तुगलक वंश ने और सबसे कम समय तक किया था खिलजी वंश के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था। तो कितने सूबों में विभक्त था, तो ये हो जाएगा 15 जो है सूबों में विभक्त था। तो याद रखिएगा अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया गया था, यानी बाद में फिर इसे जो है 12 सूबों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें जो यूरोपीय देश है और स्थापित प्रथम कारखाना, तो पुर्तगालियों के द्वारा पहला कारखाना जो है कोच्चिन में स्थापित किया गया, तो ये बिल्कुल जो है सही है। और डेनिश के द्वारा भी पहला कारखाना त्रावणकोर में स्थापित किया गया था और डच के द्वारा भी मसूलीपट्टनम में किया गया था, लेकिन फ्रांसीसी के द्वारा कालीकट नहीं होगा, यहाँ पे जो है सूरत में जो है पहली फैक्ट्री इसके द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाले यानी प्रथम अंग्रेज कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज हो जाएगा जॉन मिंडेल हॉल हो जाएगा। तो याद रखिएगा जॉन मिंडेल हॉल जो है भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री थे, जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में यह स्थल मार्ग के द्वारा भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो लंपट मूर्ख कहेगा किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। और याद रखिएगा मुअज्जम को जो है यानी शाहे बेखबर कहा जाता है, तो इसको जो है शाहे बेखबर कहा जाता है मुअज्जम को। और फर्रुखसियर जो हो जाएगा इसको जो है घृणित कायर कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसे जो है घृणित जो है कायर हो जाएगा। और मोहम्मद शाह को जो है रंगीला के नाम से जाना जाता है, इसे जो है रंगीला जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो बंगाल का अंतिम नवाब कहेगा तो ये हो जाएगा मुबारक उद दौला, ये बंगाल का जो है अंतिम जो है नवाब था। और याद रखिएगा बंगाल का जो है पहला नवाब कहेगा तो हो जाएगा मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल का यानी प्रथम जो है नवाब था। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इस पुस्तक की रचना जो किया गया है इनमें से ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स है इसके द्वारा जो इसकी रचना किया गया है। और बीडी जो सावरकर है इसने जो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट पुस्तक लेखक हो जाएगा बीडी सावरकर हो जाएगा। और फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है इसका लेखक हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है कि वेद समाज की स्थापना किसने की। तो वेद समाज की जो स्थापना की है तो ये हो जाएगा श्रीधरलू जो है नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना किया गया है। और याद रखिएगा और केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ये दोनों ने मिलकर जो है वेद समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है जो पाइक विद्रोह है किसके नेतृत्व में हुआ था। जो पाइक विद्रोह जो हुआ था ये हो जाएगा किसके नेतृत्व में, तो ये हो जाएगा बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइक विद्रोह हुआ था। और याद रखिएगा ये पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था, ये उड़ीसा में जो है पाइक विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है सुमेलित करना है कि पत्र है पत्रिका और इसका संपादक के बारे में बताना है। तो बंगाल गजट जो है इसका संपादक हो जाएगा जेम्स अगस्ट हिक्की, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा ये सही है। और सोम प्रकाश जो है इसका भी संपादक या संस्थापक हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा, ये भी सही है। और बंगदूत जो है इसका भी संपादक और संस्थापक जो है राजाराम मोहन राय हो जाएगा। उपयुक्त में से जो है कोई नहीं इसका गलत है, यानी सभी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी। तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जो 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ये हो जाएगा यानी 1854 का वुड डिस्पैच घोषणा के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा इसी वुड डिस्पैच घोषणा को यानी भारतीय यानी शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि
कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को जो है यानी भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। और याद रखिएगा ये जो कॉर्नवालिस है इसे जो है भारतीय जो है नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, यानी कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है और वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। तो कौन सी घटना जो है सबसे बाद में हुई थी, देखिए सिंध को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो कब मिलाया गया था, इसे जो है 1843 ईस्वी में जो है मिला लिया गया था। और प्रथम एंग्लो जो है सिख युद्ध हुआ था, ये हो जाएगा 1845-46 में जो है यानी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। और तृतीय एंग्लो जो बर्मा युद्ध है ये हुआ था 1885-86 हो जाएगा। और विधवा पुनर्विवाह जो हुआ था ये हो जाएगा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हुआ था। तो सबसे बाद में कह रहा है तो सबसे बाद में कौन हो जाएगा, तो जो तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध है जो 1885-86 में हुआ था ये सबसे बाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे। तो पूना सार्वजनिक जो सभा है इसके संस्थापक कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो इसका संस्थापक हो जाएगा MG रानाडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष है तो ये हो जाएगा जॉर्ज जो है यूल हो जाएगा। तो याद रखिएगा जॉर्ज यूल जो है यानी फोर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में जो हुआ था उसी की अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी तो यह हो जाएगा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। और बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को जो है लागू हो गया था। इसको भी याद रखिएगा, घोषणा जो है किया गया था 20 जुलाई 1905 को और लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में कर्जन वैली की हत्या किसने की थी। तो लंदन में कर्जन वैली की जो हत्या किया गया था ये किया गया था मदन लाल ढींगरा के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। और वही कहेगा उधम सिंह के द्वारा, तो ये हो जाएगा जनरल जो है डायर की हत्या किया गया था उधम सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये लाया गया था किसके द्वारा, तो CR दास के द्वारा लाया गया था यानी प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं जो है मुसोलिनी के रोमन मार्च से किसने की थी। तो इसका तुलना जो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं जो मुसोलिनी के जो रोम मार्च से तुलना जो है यानी गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या थी कांग्रेस के द्वारा तो इसकी संख्या जो है 5 हो जाएगा। और 8 जो है यानी 8 स्थान पर इन्होंने जो है सरकार को बनाया था यानी गठबंधन के साथ जो है 3 जगह इसने सरकार बनाया था और 5 जगह जो इसे यानी बहुमत प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता है ये हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ को जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है। और चार्ल्स मेडकॉफ का जो कार्यकाल था इसका कार्यकाल 1835 से लेकर के 1836 ईस्वी तक इसका जो है कार्यकाल था। इसी बीच में इन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था, इसीलिए इसे जो है यानी प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत छोड़ो आंदोलन
जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से यानी किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो भूमिगत जो रेडियो का संचालन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो ये हो जाएगा यानी उषा मेहता के द्वारा भी किया गया था, राम मनोहर लोहिया के द्वारा भी किया गया था और अरुणा जो आसिफ अली इसके द्वारा भी किया गया था। तो उपयुक्त में से सभी जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता यानी किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये हो जाएगा 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो यहाँ पे 1931 है तो 1931 हो जाएगा। याद रखिएगा इसे जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो गांधी और इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान जो है एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव जो है पृथ्वी के समान कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा मंगल ग्रह का जो है यानी झुकाव जो है पृथ्वी के समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे उगने वाले यानी वनस्पति को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा उसे जीरोफाइटा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जीरोफाइटा जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाला ये पौधा है और ट्रोपोजोफाइट है ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली जो है घास एवं वनस्पति क्षेत्रों में उगने वाला ये हो जाएगा पौधा हो जाएगा ट्रोपोफाइट। और हेलोजोफाइट है ये हेलोफाइट जो हो जाएगा नमकीन क्षेत्रों में उगने वाला वनस्पति हो जाएगा। और लिथोजोफाइट है ये यानी चट्टानों में उगने वाला यानी वनस्पति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्मी कल्चर जो है किससे संबंधित है? जो वर्मी कल्चर है इसका संबंध हो जाएगा किससे? तो केचुआ पालन से जो है इसका संबंध हो जाएगा किसका? वर्मी कल्चर का। और पीसी कल्चर में क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन का हो जाता है पीसी कल्चर हो जाएगा। और जो रेशम कीट का पालन हो जाएगा इसमें सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध जो है परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है ये हो जाएगा भागीरथी एवं भिलांगना जो नदी है उस पे हो जाएगा। यहाँ भिलांगना लिखा हुआ है यानी भागीरथी एवं भिलांगना नदी पे जो है यानी इसका जो है परियोजना का यानी यहीं से उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का न्यूनतम जो जनसंख्या वाला राज्य कहेगा ये हो जाएगा सिक्किम जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। वही कहेगा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कहेगा तो ये गोवा जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है? वन अनुसंधान संस्थान कहेगा तो ये देहरादून में है, बिल्कुल ये सही है। और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और हिमालय जो है वन अनुसंधान संस्थान ये शिमला में तो ये भी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से जो है सभी क्या हो जाएगा? सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो महिला संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था ये 2005 में पारित किया गया था। तो याद रखिएगा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। इसका उद्देश्य जो था घरेलू हिंसा महिलाओं को जो है बचाना और पीड़ित महिलाओं को वैवाहिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसका जो लागू किया गया था इसे जो है 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया है। तो याद रखिएगा इसे भी 26 अक्टूबर जो है 2006 से जो है इसे लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो नैनो यूरिया संयंत्र का जो है स्थापित किया गया है तो ये हो जाएगा कहाँ पे? ये गुजरात में जो है इसके स्थापित गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है मीराबाई चानू के द्वारा, मीराबाई चानू को दिया गया है। और याद रखिएगा इन्हें जो है यह पुरस्कार जो है लगातार दूसरी बार प्राप्त हुआ है मीराबाई चानू को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है
कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया तो ये हो जाएगा भोपाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिले हैं? तो लिथियम का भंडार जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में मिला है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में भी हाल फिलहाल जो है यहाँ पे लिथियम का भंडार जो है मिला है। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 बजट जो है 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने बजट में जो खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है तो ये हो जाएगा 45.03 लाख करोड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में कौन सी जो है यानी सही सुमेलित है? तो राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में बताना कौन सा सही है? तो फागू चौहान जो है सिक्किम का, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फागू चौहान जो सिक्किम का ना होकर कि ये कहाँ का है? तो ये हो जाएगा मेघालय का जो है राज्यपाल बना है, मेघालय का राज्यपाल हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का जो है यानी शिव प्रताप शुक्ल जो हिमाचल प्रदेश का है तो ये बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है ये बिहार का हो जाएगा। और CP राधाकृष्णन जो है ये झारखंड के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है कि द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल का लेखक कहेगा तो अमिताभ जो है कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 12वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया तो ये हो जाएगा फिजी में जो है इसका सम्मेलन फरवरी 2023 में किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो ये हो जाएगा कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति थे ये, जो कि 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो नवाचार के मामले में भारत का स्थान कहेगा तो ये हो जाएगा 40वें नंबर पे इसका स्थान हो जाएगा। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे कहेगा तो स्विट्जरलैंड जो है नवाचार मामले में पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान जो है 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो नेजल कोविड वैक्सीन जो विकसित किया गया है तो ये हो जाएगा भारत बायोटेक के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा ये दुनिया का पहला नेजल जो है कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा तैयार किया गया है। और भारत बायोटेक ने नोजल कोविड वैक्सीन को जो है इनोकोवैक इसका नाम रखा, याद रखिएगा इनकोवैक जो है इसका नाम रखा गया है। और इसे जो है पहले जो है यानी इसका नाम था BBV154 नाम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं होगा तो उनमें से जो कौन सा कार्य जो है संपादित नहीं होगा तो उसमें जो है प्रोटीन जो संश्लेषण है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण जो करता है वो राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन्हें यानी उन रोगों को कहा जाता है। तो उन रोगों को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है यानी चिरकालिक कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसे कि चिरकालिक जो है बहुत लंबे समय तक बने रहने वाले रोग को चिरकालिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी जो है अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी जो अंगक है तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग जो है पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है किया जाता है? तो किसका क्या जाता है? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा, इससे जो ऊर्जा मिलता है और वसा जो है इसके द्वारा भी यानी ऊर्जा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे की किस दिशा में होता है?
तो फ्लोएम से जो खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है तो ये हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। तो याद रखिएगा ये ऊपर और नीचे दोनों हो जाएगा। और जाइलम जो होता है ये जाइलम से जो है यानी नीचे से ऊपर की ओर होता है जो जल संवहन का कार्य करता है। अब फ्लोएम जो है जितना भी खाद्य पदार्थ है उसका जो है संवहन जो है फ्लोएम के द्वारा होता है और जाइलम के द्वारा जल का यानी परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है पादप जो है अपशिष्ट संचालित रहते हैं। तो पादप जो है अपशिष्ट जो संचित रहते हैं यानी पादप में जो भी अपशिष्ट रहता है तो वो कहाँ हो जाएगा, तो ये पत्तियों में होता रहता है, कोशिका रिक्तिका हो जाएगा और छाल में यानी उपयुक्त में से सभी में जो है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है तो कौन हो जाएगा, इसमें जो है यानी ऑक्सिन एवं जिबरेलिन दोनों जो है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा जो है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो मिल सकता है, तो जो है किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा, तो ये हो जाएगा यानी जो है जो अवतल दर्पण है इसी के द्वारा जो है वास्तविक जो है प्रतिबिंब जो है मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य जो है ये नेत्र अधिकतम जो है कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ देख सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अधिकतम दूरी के बारे में बात कर रहा है, तो अधिकतम दूरी जो है इसका कोई सीमा नहीं होता है तो ये अनंत हो जाएगा। और वही कहेगा न्यूनतम दूरी के बारे में बात करेगा तब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे अधिकतम दूरी के बारे में पूछा गया है तो ये हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है जनित्र कहते हैं यानी जेनरेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन की दर को कहा जाता है, तो विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है, तो विस्थापन की जो दर होता है उसे वेग कहा जाता है। तो याद रखिएगा और वेग की दर को जो है त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दो कणों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के क्या हो जाएगा, तो उनके बीच की दूरी के क्या हो जाएगा यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखिएगा दो कणों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके वर्ग के जो है यानी जो है इसका जो है r² यानी F बराबर जो होता है इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल 1/r हो जाएगा। यहाँ पे जो है Q1 हो जाएगा और Q2 हो जाएगा, ये चार्ज होता है तो उसी के बीच की दूरी हो जाएगा यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से लवण का उदाहरण यानी कौन है, तो लवण कौन है, तो NaCl क्या है, यही तो लवण है तो NaCl हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है कि Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो याद रखिएगा जो Mg होता है मैग्नीशियम होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है यानी 12 होता है, परमाणु क्रमांक 12 है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है। अब +2 यहाँ पे दिया हुआ है तो +2 मतलब 2 जो इलेक्ट्रॉन है इसने खो दिया है तो बचा कितना, तो 10 इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विबंधन वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य जो है कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो साझा होता है ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक यहाँ पे रहता है तो टोटल जो है 4 जो इलेक्ट्रॉन जो है यानी साझा करके बॉन्ड बनाता है द्विबंधन। अगला क्वेश्चन है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम जो गैस का अवयव है, तो द्रवीभूत पेट्रोलियम जो है गैस का अवयव क्या हो जाए, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है और एथेन भी हो जाएगा, तो सभी जो है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग जो है हम दैनिक जीवन में करते हैं, तो दैनिक जीवन में हम किस सहसंयोजी यौगिक का उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा वाटर यानी H2O जल का उपयोग जो है हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड जो श्रेणी है एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप में कौन हो जाएगा CH वो हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में होता है और OH जो है ये अल्कोहल ग्रुप में होता है और COOH जो होता है ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये क्या है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये क्या होता है, अदालत द्वारा जो है ये अपरिवर्तनीय होता है। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये जो है अपरिवर्तनीय रहता है यानी कानूनी जो है अदालत द्वारा इसे यानी अपरिवर्तनीय में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि
किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली तथा पुद्दुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी जो है शामिल किया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली तथा पुद्दुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे भी शामिल किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत? ये हो जाएगा 70वां जो है संविधान संशोधन के तहत हो जाएगा। और याद रखिएगा इसमें कि जो ये 69वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो है दिल्ली को यानी राजधानी क्षेत्र का जो NCR है इसका दर्जा जो है 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। और 61वां जो संविधान संशोधन है इसमें जो है यानी वोट देने की जो उम्र है यानी 21 से घटाकर इसमें 18 जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सरकार की जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सामूहिक जो है उत्तरदायित्व जो है इसकी सबसे जो है यानी महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का उच्चतम जो सिविल अधिकारी होता है तो ये हो जाएगा कौन? मंत्रिमंडल जो सचिव होता है ये जो है केंद्र सरकार का उच्चतम जो है अधिकारी होता है यानी कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है कि क्वेश्चन नंबर 73 है कौन सा स्थानीय सरकार का यानी मामला नहीं है? तो स्थानीय सरकार का जो मामला कौन सा नहीं है तो ये हो जाएगा कानून और जो है व्यवस्था जो है ये स्थानीय सरकार का जो है यानी मामला नहीं है। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा और ये स्वच्छता जो है लोकोपयोगिता सेवाएं जो है ये सब जो है स्थानीय सरकार का यानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा यानी ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो किस अनुसूची में हो जाएगा? तो याद रखें शपथ है 3 अक्षर है ये 3 अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ जो तीसरी अनुसूची में यानी जो हो जाएगा यानी शपथ के बारे में बात किया गया है। और चौथी जो अनुसूची हो जाएगा इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बात किया गया है। और दूसरी जो अनुसूची हो जाएगा इसमें जो है यानी पेंशन के बारे में बात किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जितने भी स्मारक है यानी उस संस्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद 39 में जो है वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आरक्षण का प्रावधान जो किया गया ये हो जाएगा अनुच्छेद 335 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक आयोजन का अनिवार्य लक्षण क्या है? तो आर्थिक जो आयोजन है इसका अनिवार्य अभिलक्षण कहेगा तो ये हो जाएगा समाजवादी जो है अर्थव्यवस्था का हो जाएगा अनिवार्य अभिलक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत यानी आता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में? तो ये हो जाएगा यानी वस्तु का परिवहन यानी जो सेवाई क्षेत्र जो भी होता है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वर्तमान राज्य में जो शहरीकरण का जो है यानी स्तर है बिहार में ये हो जाएगा 16 पॉइंट जो है यानी 2% हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में बिहार राज्य में शहरीकरण का जो दर है 16.2 है, जबकि पिछले वर्ष जो है यानी 15 पॉइंट जो है 3 था। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास का 7 जो प्राथमिकताएं हैं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल हैं। तो इसमें से शामिल कौन कौन हो जाएगा? तो इनमें से जो सभी है इसमें से सप्तऋषि में शामिल है, यानी सक्षमता को
इन सामने लाना और हरित विकास हो जाएगा। वित्तीय क्षेत्र जो है ये सब जो है यानी जो 7 जो प्राथमिकता था उसमें से है। और याद रखिएगा सातों प्राथमिकताएं कौन कौन हो जाएगा। पहला हो जाएगा समावेशी विकास हो जाएगा, दूसरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच हो जाएगा, और तीसरा जो है बुनियादी ढांचा एवं जो है निवेश हो जाएगा, और चौथा जो है निहित क्षमताओं का विस्तार जो इसमें दिया हुआ है, और हरित विकास हो जाएगा, और युवा शक्ति हो जाएगा, और वित्तीय जो क्षेत्र है ये 7 जो है यानी सप्त ऋषि है, 7 प्राथमिकता इसमें दिया हुआ है बजट में। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से जो है कौन सा हिस्सा भूमि यानी भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत यानी पुराना है। जो बिहार में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से पुराना है तो ये हो जाएगा जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं ये हो जाएगा पुराना। और आगे याद रखिएगा कि बिहार के संबंध में खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है धरवाड़ क्रम के चट्टान इसमें पाया जाता है, जबकि रोहतास जो पठार है तो उसमें जो हो जाएगा रोहतास पठार में विंध्याचल क्रम की चट्टानें इसमें पाया जाता है, और उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों में तृतीय जो है क्रम की चट्टान पाया जाता है। उत्तर गंगा और उत्तर गंगा जो है मैदान जो है इसमें नवीन प्रकार का यानी जो है चट्टान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से जो है कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य कहेगा तो कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा रामेश्वरम जो द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत का सबसे जो लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा तो कौन हो जाएगा तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है रेगुर जो है किसका नाम है। जो रेगुर जो है ये काली मिट्टी का ही अन्य नाम क्या हो जाएगा रेगुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित जो ताराओं का समूह जो है क्या कहलाता है तो ये हो जाएगा नक्षत्र कहलाता है। याद रखिएगा इसी नक्षत्र को तारामंडल भी कहा जाता है, और ये इसी में जो है व्यवस्थित ताराओं का समूह रहता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो पृथ्वी दिवस है ये जो है यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और जो 22 मार्च है इसी दिन जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। साथ में बिहार की स्थापना दिवस भी 7 मार्च को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर कितना होगा। तो याद रखिएगा 1 डिग्री में जो अंतर होता है ये 4 मिनट का होता है। तो 90 डिग्री है तो इसको 90 से जो है गुना कर देंगे तो यहाँ भी 90 से गुना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 300 जो है यानी 60 क्या हो जाएगा 360 जो है मिनट हो जाएगा। इसको फिर घंटा में बदलने के लिए जो है यानी 60 से जो है डिवाइड कर देंगे तो ये 6 घंटा जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जो है समुद्री धाराओं में से जो है कौन जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो हिंद महासागर की धारा के बारे में बात करें तो ये जो बेंगुला जो धारा है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा हो जाएगा, बाकी अगुलास हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा, और दक्षिणी हिंद जो है महासागरीय धारा जो है ये हिंद महासागर की धारा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है 89 कि इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा जो नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका के जो ग्रेट लेक्स है उसका हिस्सा जो नहीं है तो कौन सा नहीं है तो ये हो जाएगा जो बियर झील है ये इसका हिस्सा नहीं है, बाकी सुपीरियर झील हो जाएगा, मिशिगन हो जाएगा, और ह्यूरन झील जो है यानी ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन जो है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण जो है यानी पहलू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस का प्रभाव का जो वृद्धि होता है ये किस कारण से होता है तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही क्या होता है यानी ग्रीन हाउस प्रभाव का वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से यानी किससे शुरू हुआ।
तो कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण जो है शुरू हुआ है वो किससे हो जाएगा, तो हो जाएगा जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसी से जो है ये स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण जो दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 16 जो सितंबर है, इसी दिन जो है ओजोन परत संरक्षण जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 है कि राजीव गांधी जो है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण जो पुरस्कार दिया जाता है तो ये हो जाएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये हो जाएगा सभी यानी क्षेत्र में, यानी शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं में दिया जाता है, वन एवं वनस्पति अधिकारों में भी दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी के लिए जो है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है तो ये हो जाएगा कहाँ पे, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है यानी किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। तो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना जो है किस पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कहेगा तो 243 हो जाएगा, वही लोकसभा की सीटों की संख्या कहेगा तो 40 हो जाएगा। और बिहार में विधान परिषदों की सीटों की संख्या कितना है, तो 75 जो है विधान परिषद सीटों की संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित कहेगा तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, वन नीति हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और औद्योगिक नीति हो जाएगा, और शिक्षा जो है नीति ये भी हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धान का जो खेत है ये कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र है, बाकी जो वन है, घास का मैदान है और झील है ये सब प्राकृतिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण मतलब पारिस्थितिकी जो अस्थायी मितव्ययता है ये किस आंदोलन का नारा है। जो पारिस्थितिकी जो है अस्थायी मितव्ययता है ये किस आंदोलन का नारा था, तो ये आंदोलन हो जाएगा जो चिपको आंदोलन। तो याद रखिएगा जो चिपको आंदोलन हुआ था 1970 के दशक में जो हुआ था उत्तराखंड में, तो वही हो जाएगा उसका पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता उसका यानी नारा था। और यहाँ 100 के बाद जो है इसमें दिया हुआ है सारा जो है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका जो ये PDF है टेलीग्राम लिंक पे जो है डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इस सबको बना सकते हैं।